नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 114 के चैप्टर नंबर 2 के भाग 2 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले इस चैप्टर के पार्ट 1 की वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जिसमें हमने राजा राम मोहन राय के प्रारंभिक जीवन के बारे में पढ़ा था। इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि राजा राम मोहन राय के धर्म पर क्या विचार हैं। आज की क्लास में हम सती प्रथा के बारे में पढ़ेंगे और राजा राम मोहन राय के शिक्षा पर क्या विचार थे उसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, बंगाल में सती प्रथा बहुत कट्टरता से विराजमान थी, जिसके अंतर्गत सबसे पहली समस्या ये थी बाल विवाह। बच्चियों का कम उम्र में ही विवाह कर दिया जाता था। उसके बाद अगर उसका पति किसी कारणवश मर गया तो उसे भी उसकी चिता पर जलने के लिए विवश कर दिया जाता था। ऐसे में राजा राम मोहन राय इस घटना के करीबी गवाह थे, जब उनके भाई की मृत्यु हो गई और उनके भाभी को जिंदा जला दिया गया। इस घटना का राजा राम मोहन राय पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, जिसकी वजह से उन्होंने एक कसम खाई कि अपने जिंदा रहते वो किसी और स्त्री को ऐसा जिंदा जलने नहीं देंगे। एक क्यों का प्रश्न उनके मन में आ गया। आखिर क्यों उसे जिंदा जलाया जा रहा है? अगर कोई मर गया तो उसमें इसका क्या दोष? तो राजा राम मोहन राय का जो सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार था वो सती प्रथा के खिलाफ उनका विरोध था। जब वो रंगपुर की ओर अपना प्रवास कर रहे थे, प्रवास का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, तो जब उन्हें रंगपुर के लिए भेजा जा रहा था, 8 अप्रैल 1810 की बात है, उनके भाई जगमोहन की विधवा पत्नी को जिंदा जलाने से उनकी भावनाओं को गहरा धक्का लगा और उन्होंने उस प्रथा के उन्मूलन के लिए पूरे मन से काम करने का संकल्प लिया। बंगाल और शेष भारत की विधवाएं और भारतीय उपमहाद्वीप की जो मानवता थी, उस मानवता को शर्मसार जो कर रही थी, वो सिर्फ एक ही प्रथा कर रही थी, वो थी सती प्रथा। तो उन्होंने सोच लिया था कि उपमहाद्वीप की मानवता को फिर से जागृत करेंगे और सती प्रथा को खत्म करेंगे। इसके लिए उन्होंने बड़े बड़े अफसरों को पत्र लिखना शुरू किया। इतना ही नहीं, अपने स्तर पर उन्होंने बहुत सारे पत्र और पत्रिकाओं में भी लेख लिखने शुरू किए। इसके लिए उन्होंने विभिन्न निबंधों का भी उल्लेख किया है और इन सब का उद्देश्य सिर्फ ये था कि वो प्रेस का सहारा लेकर, यानी कि अपनी लेखन प्रणाली का सहारा लेकर उच्च वर्गों तक की आवाज़ उठाएं और अंग्रेजों के साथ मिलकर एक कानून का निर्माण करें, जिससे कि इस सती प्रथा पर रोक लग सके। क्योंकि लाठियों के दम पर, बंदूकों के दम पर इस प्रथा को नहीं रोका जा सकता था। इस प्रथा को सिर्फ और सिर्फ सत्ता के माध्यम से ही रोका जा सकता था। इसलिए राजा राम मोहन राय ने बड़े पैमाने पर ब्रिटिश अफसरों से मुलाकात की और गवर्नर जनरल को इस बात के लिए राजी किया कि वो सती प्रथा पर कानून बनाए। हालांकि ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से उन्होंने कहा हो और एकदम से कानून बन गया हो, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने शुरुआत में इस चीज़ पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। जो ब्रिटिश सरकार थी वो चाहती नहीं थी कि हमारे समाज के मामलों में हस्तक्षेप करे, क्योंकि वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए आई थी। अगर वो समाज के मामलों में हस्तक्षेप करती तो हो सकता है समाज एक क्रांति कर देता, और ब्रिटिश किसी प्रकार की कोई क्रांति नहीं चाहते थे। तो पति की चिताओं पर विधवाओं को जलाने की सती प्रथा के भारत में कुछ हिस्से में बहुत ज़्यादा ये प्रथा प्रचलित थी, और 1772 की शुरुआत में तो ये बड़े पैमाने पर ब्रिटिश शासन के सामने संज्ञान में आई। बहुत सारे लोगों ने इसके लिए पत्र लिखा, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसके लिए कुछ किया नहीं। 1812 तक, यानी कि 1772 से 1812 तक लगभग 40 साल हो गए थे, इस दौरान कुछ नहीं किया गया। हालांकि आगे चलकर इसके लिए कानून बनेगा 1829 में। तो इधर राजा राम मोहन राय क्या करेंगे, इधर राजा राम मोहन राय सती के ऊपर लगातार निबंध लिखते रहेंगे, लगातार अखबारों के माध्यम से अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे, छोटे छोटे पैम्फलेट लिखते रहेंगे, ताकि अंग्रेज अधिकारियों का ध्यान इस ओर लगातार जाता रहे। 1818 में उन्होंने जब सती प्रथा पर पहला निबंध लिखा, तो इस निबंध को उन्होंने कल्पनाओं में लिखा। इस कल्पना में एक ना वकील होगा और एक विरोधी होगा। विरोधी की भूमिका में राजा राम मोहन राय होंगे, जो वकील से प्रश्न करेंगे। क्योंकि जैसे मान लो कोर्ट में ये नियम जाता कि हाँ भाई, ये रूल बनेगा या नहीं बनेगा, तो कोर्ट में एक बंदा होता जो सती प्रथा के विरोध में होता, और एक वकील होता जो कहता कि नहीं, सती प्रथा बनी रहनी चाहिए, इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए राजा राम मोहन राय एक विरोधी की भूमिका में इस पैम्फलेट में होंगे, और वो बहुत सारे तर्क देंगे। और क्या तर्क देंगे देखिए। यानी कि सती पर जो पहला निबंध लिखेंगे वो एक काल्पनिक निबंध होगा, जिसमें वो एक विरोधी की भूमिका में होंगे। तो 1818 में उन्होंने एक निबंध लिखा, जो कि एक अधिवक्ता और एक विरोधी के बीच की बातचीत है। ये एक काल्पनिक सम्मेलन है, जिसमें विरोधी की आवाज़ में राजा राम मोहन राय हैं। वो ये कहते हैं, हिंदू शास्त्र में कहीं भी सती प्रथा का उल्लेख नहीं किया, तो क्यों जलाया जाता है इन महिलाओं को। उन्होंने कहा कि चाहे आप मनुस्मृति पढ़ लीजिए, चाहे वेद पढ़ लीजिए, चाहे पुराण पढ़ लीजिए, चाहे गीता पढ़ लीजिए, कहीं पर भी सती प्रथा के बारे में नहीं लिखा, तो फिर क्यों जलाया जाता है इन महिलाओं को। कोई भी स्मृति शास्त्र पढ़ लीजिए, सब में हिंसक मौतों को वर्जित किया गया है, तो फिर क्यों इन्हें हिंसात्मक मौत दी जाती है। इवन एक प्रमाणिक ग्रंथ है जिसका नाम था मिताक्षरा।
मिताक्षरा में भी लिखा है कि मृत पतियों का अंतिम संस्कार होता है और उसकी चिता पर मरना नहीं चाहिए, बल्कि एक पुण्य जीवन जीने की घोषणा करी। यानी कि जब आप मिताक्षरा नाम की किताब पढ़ेंगे तो इस किताब में आपको पता है क्या मिलेगा? इसमें मिलेगा कि किसी का अगर पति मर जाए तो उसके बाद एक स्त्री को एक ना पुण्य जीवन जीना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने पति की चिता पर जलकर मर जाए। तो फिर क्यों जलाया जाता है इन महिलाओं को? इस प्रकार की दलीलें दे रहे हैं कौन? राजा राम मोहन राय। इसकी इस निबंध की प्रस्तावना में ये कहा राजा राम मोहन राय ने, जिस जो कि बंगाली संस्करण में था और हर अक्षर का उन्होंने अनुवाद किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश के लिए बहुत ही भयानक संस्कार हैं और इसके लिए सरकार को अवेयरनेस फैलानी चाहिए। लेकिन ये अवेयरनेस अगर फैलाई भी गई, अगर ये जागरूकता फैलाई भी गई, तो समाज में जो ठेकेदार हैं वो ज़बरदस्ती करेंगे और समाज में एक अराजकता जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए शासक को चाहिए कि वो इसके लिए संबंधित नियम कानून बनाए और जो भी बंदा सती प्रथा को बढ़ावा दे उसको कानूनी रूप से सजा दी जाए। लोगों को चेतना जगाने के लिए उन्होंने अपने निबंध मुफ्त में बांटे। जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, जितने भी शिक्षित लोग थे, उन सबको ये निबंध दिए ताकि वो लोग इन निबंधों को पढ़ें और उनके तर्क शक्ति जागरूक हो। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने जैसे लोगों को मिलाकर एक सभा की भी स्थापना करी। इतना ही नहीं, वो जन जन में गए, उनका बड़े पैमाने पर विरोध हुआ, उनका तिरस्कार हुआ, लेकिन फिर भी वो नहीं रुके। आगे इसी निबंध में एक और तर्क था। वकील ने ये कहा कि महिलाओं को इसलिए जलाया जाता है क्योंकि हो सकता है वो उनका चरित्र भटक जाए, वो उतना शुद्ध रूप से जीवन ना जी पाएं जितना अपने पति की मृत्यु के बाद उसे जीना चाहिए। तो राम मोहन राय ने यह दलील दी इसके खिलाफ कि जब एक व्यापारी व्यापार करने के लिए दूर जाता है और लंबे समय तक बाहर रहता है तो उस समय भी तो भटकाव आ सकता है। तो क्या उस समय वो स्त्री को फिर मार देना चाहिए? जब ब्राह्मण क्रियाक्रम के लिए बाहर जाते हैं या राज्य सेवा के लिए बाहर जाते हैं तो क्या तब नहीं भटक सकती पत्नियां? ऐसा इन्होंने तर्क दिया और बात सही भी थी कि जब ये तर्क दिया गया कि मरने के बाद स्त्री का चरित्र भटक सकता है तो जीते जी भी भटक सकता है, क्योंकि पुरुष हमेशा उसके पास तो रहेगा नहीं। पुरुष काम करने बाहर जाएगा, उस समय तो उसका चरित्र भटक सकता है। तो उन्होंने कहा ये ढकोसलेबाजी है और हमें मत सिखाओ। तो इस निबंध के माध्यम से उन्होंने सती प्रथा पर पहली बात लिखी। सती प्रथा पर जो दूसरा निबंध लिखा उन्होंने, उसमें तो लॉजिकल चीज़ें और भी बड़ी ज़बरदस्त थी। और ये निबंध सिर्फ उन्होंने इसलिए लिखा था कि जो उस समय गवर्नर जनरल था उसकी पत्नी इस निबंध को पढ़े और वो गवर्नर जनरल से सिफारिश करे कि हाँ भाई ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इसके लिए आपको कानून बनाना चाहिए। तो सती प्रथा पर जो दूसरा निबंध था वो तर्कों पर आधारित था, मानवतावाद पर आधारित था, ह्यूमनिटी पर आधारित था और सिर्फ ये इसलिए था कि गवर्नर जनरल की पत्नी को सती प्रथा के संबंध में अपने पति को प्रभावित करने, वो प्रेरित करे, क्योंकि एक महिला की समस्या को समझ सकती है। इस निबंध में उन्होंने महिलाओं का जोरदार रूप से बचाव किया। उन्होंने कहा अगर महिलाओं के स्वभाव पर जो आप दोष जड़ रहे हो, ये समाज जो महिलाओं के स्वभाव पर दोष जड़ रहा है, ये अन्याय है, ये संदेह है, ये अस्पष्ट है, ये अवैध है। बंगाल में पुरुषों और महिलाओं के बीच घोर असमानता थी। एक पुरुष तो 20-20, 30-30 शादियां कर रहा है, जबकि एक स्त्री एक शादी कर रही है, उसके बाद भी जब उसका पति मर जा रहा है तो उसे सांसारिक सुखों को त्याग देने के लिए कहा जा रहा है, इवन उसे अपनी मृत्यु के लिए उकसाया जा रहा है। ज़्यादातर मामलों में शादी के बाद जो लोग अनुपस्थित रहते हैं, अपनी पत्नियों को छोड़कर बाहर चले जाते हैं आर्थिक कारणों से, ऐसे में वो स्त्रियां अपने भाई पर निर्भर रहती हैं, अपने पिता पर निर्भर रहती हैं और सदाचार की रक्षा करती हैं। और उनकी अनुपस्थिति में ही जब वो पति उनका मर जाता है तो उसके बाद अपने आप को भस्म भी कर देती हैं। यानी कि एक स्त्री जो शादी के बाद ये सोचती है मैं अपने पति के साथ रहूंगी, उसका पति आर्थिक कारणों की वजह से बाहर रहता है और वो अपने भाई पर निर्भर है, अपने पिता पर निर्भर है, और ऐसे में बाहर रहते रहते उसके पति की अगर मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है? तो ये होता है कि उसे कभी सांसारिक सुख नहीं मिल पाते, उसके बाद ही वो अपने आप को चिता में जलाने के लिए अपने आप को पेश कर देती है। ये नियम कहाँ से नियम हुए कि एक पुरुष तो 20-20 शादी कर ले, 30-30 शादी कर ले और एक स्त्री? ऐसा राजा राममोहन राय ने दलील दी। उन्होंने कहा समाज में नियम ऐसे बनाए गए हैं, समाज में लड़कियों को ट्रेंड इस प्रकार से किया गया है कि वो अपने खिलाफ आवाज ही ना उठा पाएं। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के बारे में 3 टाइप से चीज़ें चाहते थे। पहली बात ये चाहते थे वो कि सती प्रथा अनिवार्य नहीं होनी चाहिए बल्कि वैकल्पिक होनी चाहिए, लोगों से उसकी इच्छाओं को पूछना चाहिए। ये प्रशंसनीय नहीं होनी चाहिए कि कोई बंदा अगर सती प्रथा मतलब किसी लड़की को जलाया जा रहा है तो उसके हम कहते हैं अरे वाह कितनी अच्छी लड़की है, कितनी अच्छी लड़की है, कितनी अच्छी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कोई प्रशंसा का काम नहीं है, पुण्य का काम नहीं है। चिता पर जो चढ़ना होना चाहिए वो स्वैच्छिक होना चाहिए, अपनी इच्छा से होनी चाहिए, उसके लिए उसे अभ्यास नहीं करवाना चाहिए, उसे उसके लिए प्रभावित नहीं करना चाहिए, सती के लिए उसे प्रेरित नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से राजा राम मोहन राय ने अपने लेखों के माध्यम से लॉर्ड विलियम बेंटिक को यह एहसास दिला दिया कि एक बहुत ही क्रूर प्रथा है और जिस प्रथा को ख़त्म करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिसके लिए उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना करी। राजा राम मोहन राय ने एक सोसाइटी की स्थापना करी, आत्मीय सोसाइटी। संवाद कौमुदी के माध्यम से उन्होंने लेखन भी किया।
तो कह रहा है 1815 में राजा राम मोहन राय ने समान विचारधारा वाले लोगों को इकट्ठा किया और आत्मीय सभा की स्थापना करी, जहां उन्होंने धार्मिक मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पर, समकालीन मुद्दों पर चर्चा करी, लोगों को भाषण दिए और लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए जगह जगह भेजा। आत्मीय सभा की बैठक में लोगों को जागरूकता किया गया और सती प्रथा पर चर्चा शुरू हुई। उनकी एक बंगाली पत्रिका थी, संवाद कौमुदी इसका नाम था, जिसमें वो बड़े पैमाने पर सती प्रथा के लिए लिखते थे, समाज की गहराई वाले विषयों पर लिखते थे। इसके अलावा दर्पण समाचार पत्र में और बंगदूत में भी उनके लेख लिखे जाते थे। ब्राह्मण हालांकि उनकी शास्त्रीय व्याख्या से अनभिज्ञ थे। वो हमेशा विधवाओं को दुख, नशा और भोजन की कमी से उत्पन्न कमजोरी के कारण सती समारोह के लिए मजबूर कर देते थे। और एक बार अगर सती ने अपनी सहमति दे दी कि हाँ वो जलने के लिए तैयार है, तो उसे वापस नहीं ले सकती। नतीजन उसे बांध दिया जाता था चिता पर और जलने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। तो राजा राम मोहन राय ने ये बात लोगों को समझाई कि हिंदू शास्त्र कभी भी आत्मदाह के बारे में नहीं बात करते। इसलिए राजा राम मोहन ने सही प्रकार के सुधारों को आगे बढ़ाया, सामाजिक सुधार के ध्येय को कायम रखा, पुनर्जागरण की बात करी, लोगों को अवेयर किया। बेबस महिलाओं की हालत हमेशा उनके दिल को छू जाती थी, जहां उन्होंने अपनी लेखों में इसको दिखाया भी है, इस दर्द को दिखाया भी है। हालांकि राजा राम मोहन राय की बात करें तो अपने पड़ोस की आसपास की जो लड़कियां थीं, स्त्रियां थीं, उनके प्रति वो बहुत सतर्क रहे। अगर कहीं सती प्रथा होती थी तो वो खुद भागकर वहां पर जाते थे और उसे रोकने की प्रयास करते थे। आगे चलकर दिसंबर 1829 में सती प्रथा को एक दंडनीय अपराध के रूप में घोषित कर दिया गया और सती प्रथा अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम में किसी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति हिंदू विधवा के बलिदान में किसी प्रकार से सहअपराधी घोषित होता है तो उसे दंडित किया जाएगा। राजा राम मोहन राय ने इससे पूर्व की जो शास्त्रीय व्याख्याएं करी हिंदू शास्त्रों की मदद से, उन्होंने लोगों को तर्कों के आधार पर यह समझाया कि ये समस्या बहुत ज़्यादा विकट समस्या है और ये समाज में सभी के लिए एक अभिशाप है। अब ऐसा नहीं है कि सती प्रथा का नियम कानून आया तो विरोध में याचिका ना दायर की गई हो। आज ही आप देख लीजिए, कोई बंदा कितने बड़े कांड कर दे, उसे जब सजा होती है तो उसके विरोध में वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। ऐसे ही जब सती प्रथा का नियम बना तो इसके विरोध में बहुत सारी याचिकाएं दर्ज की गई। बहुत सारे लोगों ने 120 पंडितों ने हस्ताक्षर करके अपने राय भेजी कि सती प्रथा को बहाल कर देना चाहिए, ये एक समाज की जरूरी प्रथा है, सरकार हमारे मामले में हस्तक्षेप कर रही है, धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर रही है। और इनमें बहुत बड़ा नाम था राधाकांत देव का, महाराजा काली कृष्ण बहादुर का, राम गोपाल मलिक का। तो ये बहुत सारे लोग थे जिन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक को एक विरोधी याचिका भेजी कि ये गलत अवधारणा है, सती प्रथा को प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। फिर क्या हुआ, फिर इधर से राजा राम मोहन राय भी बहुत सारे लोगों से साइन करवा लाए। 800 लोगों ने साइन किए। कलकत्ता के 300 मूल निवासी थे, राजा राम मोहन राय के कई सारे दोस्त थे, इन्होंने भी लिख लिख के भेजे नहीं नहीं सती प्रथा खत्म होनी चाहिए। तो ऐसे में इन लोगों का समर्थन ज़्यादा था और फाइनली सती प्रथा खत्म हो गई। तो इस प्रकार से राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई। अगर ये क्वेश्चन आए तो आप ये सारी चीज़ें लिखेंगे। राजा राम मोहन राय यहीं पर नहीं रुके, बल्कि उन्होंने महिलाओं के संपत्ति के अधिकार की वकालत करी। उनका मानना था कि बहुत सारे ग्रंथों में ये बात की गई है कि महिलाएं संपत्ति को संभालने में सक्षम हैं, उन्हें संपत्ति के अधिकार से दूर नहीं रखना चाहिए। राजा राम मोहन राय ने महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, माताओं के लिए, विधवाओं के लिए संपत्ति के अधिकार के बारे में विस्तार से लिखा है। उन्होंने प्राचीन कानूनविदों का सहारा भी लिया है। उन्होंने ये साबित करने की कोशिश करी है कि चाहे आप दया भाग की किताब पढ़ लीजिए, मिताक्षरा किताब पढ़ लीजिए, जो कि प्राचीन कानूनी ग्रंथ है, इसमें महिलाओं को संपत्ति के अधिकार दिए गए हैं। दया भाग में तो महिलाओं को विरासत के बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। इस मामले में उन्होंने 1822 में सबसे पहली बार लिखा। उन्होंने कहा हालांकि प्राचीन ग्रंथों में 1/4 भाग बेटियों को प्रदान किया जाता था, यानी कि 25% जो संपत्ति थी वो महिलाओं को मिलती थी, लेकिन इससे अधिक भी मिल सकती है, लेकिन कम से कम इतनी तो दो। उन्होंने पिता की संपत्ति में बेटियों के किसी भी हिस्से को मान्यता नहीं देते थे लोग बाग, और केवल शादी के खर्चे तक को मान्यता देते थे। तो राजा राम मोहन राय इस चीज़ के विरोध में थे। उनका मानना था कि संपत्ति में हिस्सेदारी से महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकती हैं। बेटी के उत्तराधिकार के अधिकार के अलावा उन्होंने वैवाहिक परिवार में महिलाओं के संपत्ति के अधिकार पर भी विचार किया। उन्होंने कहा जितने भी कानूनविद हैं प्राचीन काल के और जितने भी ग्रंथ हैं, उसमें एक माँ को अपने मृत पति द्वारा छोड़ी गई संपत्ति में अपने बेटे के बराबर हिस्सा मिलना चाहिए था। लेकिन क्या समाज वो दे रहा है या फिर वो किताबों में ही सिर्फ लिखा हुआ है? ऐसी दलीलें राजा राम मोहन राय दे रहे हैं कि प्राचीन जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, कानूनी ग्रंथ हैं, उन सब में ये बातें लिखी गई हैं कि अगर एक बंदे के, एक स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसे जीवन निर्भर के लिए अपने पति का जो हिस्सा है उसमें से आधा हिस्सा उसे मिलता है और आधा उसकी संतान को। इस प्रकार के लेख लिखकर वो महिलाओं के संपत्ति अधिकारों को भी बढ़ावा दे रहे हैं। जाति व्यवस्था की बात की जाए तो उन्होंने समाज में विभाजन और उपखंडों के अस्तित्व की बहुत कड़ी आलोचना करी। उनका मानना था कि समाज में इतनी सारी जाति का विभाजन केवल और केवल सांप्रदायिकता को पैदा करेगा, हिंसा को पैदा करेगा। इसीलिए उन्होंने एकतावाद को समर्थन दिया है, एकत्व को समर्थन दिया है। उन्होंने ये कहा है कि ये जितने भी समारोह होते हैं ये लोगों में ना पाखंड की रचना करते हैं, जिसके माध्यम से समाज कई कई भागों में बढ़ जाता है। तो देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें टिप्पणी के लिए आ सकती हैं।
बाकी पेपर में जो क्वेश्चन आने वाला है वो सती प्रथा से ही क्वेश्चन आएगा।